हेलो एवरीवन। आज हम लोग राजस्व संहिता स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने अब यहाँ पर लोकल लॉज, यूपी के जो लोकल लॉ है, लॉ के पेपर थर्ड में आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजली इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इनको रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स के ही दौरान पढ़ते हैं, इसलिए इनको अच्छे से इनके नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी ये राजस्व संहिता जो है पीसीएसजे वालों के लिए नई है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम था, उसकी जगह पे ये राजस्व संहिता आई है। इस एचजेएफ में ये पहले ही से है, 2018 से है। तो कहने का मतलब यह है कि पीसीएसजे वाले कैंडिडेट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए राजस्व संहिता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इतना मायने रखती है कि सिर्फ ये संहिता ही आपको सिलेक्शन तक आराम से पहुंचा सकती है। इसलिए इसका बहुत अच्छे से हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बिना किसी सेक्शन को छोड़े हुए। सारे उन सेक्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने टॉपिक में, जो आ चुके हैं या आए हैं। हालांकि इससे पहले भी आपने जमींदारी विनाश अधिनियम पढ़ा था, उसका ही मैटर यहाँ पर बहुत कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। अगर वहाँ पर आपका पढ़ा हुआ है तो मैटर वही रहेगा जो वहाँ पर था। सेक्शन चेंज होता है, बहुत सारा मैटर सिमिलर है, मगर सेक्शन चेंज होने की वजह से आपको फिर से ध्यान रखना है कि किस सेक्शन में क्या बात कही गई है और क्या परिवर्तन हुआ है जमींदारी विनाश अधिनियम और राजस्व संहिता में। सिमिलर है मगर कुछ अलग, मतलब डिफरेंस भी है राजस्व संहिता में और जमींदारी विनाश अधिनियम ने। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो पहले का पढ़ा हुआ है और जो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। और आज डे 36 है। ये यहाँ पर हम डे लिखते हैं, ये आप भी जब पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो डे नंबर ज़रूर लिख लें पीडीएफ पे अपने, इससे आपको असुविधा नहीं होगी। सारी चीज़ें अपने आप सीरियल वाइज लगती चली जाएंगी। तो ये अभी आपको इवेंट डेज जैसे 36, 38, 40, 42, इन सब में आपको लॉ के पेपर थर्ड का लोकल एक्ट मिलेगा। उधर जो ऑड नंबर्स हैं जैसे 35, 37, इनमें अभी लॉ फर्स्ट चल रहा है, मौलिक विधि चल रही है। मौलिक विधि के अभी माइनर एक्ट चल रहे हैं, फिर और सब्जेक्ट देते, मतलब एक्ट देते चलेंगे। कहने का मतलब है इवन डेज में आपको मिल रहा है लोकल लॉ, और डेज में मिलेगा मौलिक विधि, फर्स्ट लॉ फर्स्ट। स्टार्ट करें हम लोग। पहला टॉपिक ये स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्व संहिता की धारा है 24। एचजेएस 2022 में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा संबंधी विवाद, इसमें एग्जैक्टली पूछा जाता है कि ये निपटारा किस आधार पर किया जाता है, सीमा संबंधी विवाद किस आधार पर किया जाता है। समझ ले पहली उपधारा, उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवादों का विनिश्चय, विवाद या विवादों का विनिश्चय, यहाँ पर विवादों कर लें आप, विवादों का विनिश्चय वर्तमान, अब देखिए किस आधार पर हो रहा है, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो, वहां उन नक्शों के आधार पर। किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। ठीक, 3 आधार बता दिए हैं जिन आधारों पर उपजिलाधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन किए जाने पर ये सीमा संबंधी विवादों को निपटाएगा।
दूसरी उपधारा क्या कह रही है? प्रत्येक कार्रवाई आवेदन के यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी। जैसे ही आप आवेदन देते हैं उसके 3 महीने के अंदर जो ये सीमा संबंधी विवाद है वो निपटा दिया जाना चाहिए, निपटा दिया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस धारा को, इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू की चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कोई भी आप सेक्शन छोड़ नहीं सकते, कोई भी शब्द ना चेंज करिएगा। जहां पर टिपिकल शब्द हम जरूरी समझते हैं वहां जरूर लिखें, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। धारा 38 राजस्व संहिता की क्या कह रही है? गलती और लोप का सुधार कब किया जा सकता है ये बताता है धारा 38। किस किस में गलती? नक्शा, खसरा या अधिकार अवलेख। अधिकार अवलेख कहते खतौनी को। अधिकार अवलेख में अधिकार अवलेख में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को विहित रीत से दिया जाएगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट निर्णय है, क्योंकि मैटर तो थोड़ा है, धारा बहुत बड़ी नहीं है कि सिर्फ ये बताना है कि कहाँ देना है। अब ये केस आया बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में, मोहम्मद वैश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2019। इसमें देख लें क्या बताया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार यदि अभिलेख में अविवादित, जिस पर विवाद ना हो, अविवादित त्रुटि का सुधार था या होना हो या विहित हो, तब राजस्व निरीक्षक को अभिलेख में सुधारने निरीक्षक को अभिलेख में सुधार की शक्ति है। मतलब अविवादित कोई अभिलेख, कोई बात आ रही है, त्रुटि आ रही है जिसमें कोई विवाद नहीं है, तो उसमें सुधार कौन कर सकता है? राजस्व निरीक्षक ऐसे अभिलेख में सुधार कर सकता है। दूसरी चीज, अभिलेख की प्रविष्टि की त्रुटि को सुधारने की शक्ति। समझ ले, राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुसार किसी भी अभिलेख की, यहां ऊपर यहां छूट गया था, अभिलेख की प्रविष्टि के या की अभिलेख की प्रविष्टि की त्रुटि के संबंध में कोई सुधार हो, तब उप जिला अधिकारी और राजस्व निरीक्षक दोनों को अभिलेख की प्रविष्टि की उस त्रुटि को सुधारने की समवर्ती अधिकारिता है, संबंधी अधिकारिता तथा शक्ति प्राप्त होती है। अब इसमें इन्होंने बता दिया, मतलब इस पूरे केस में बता दिया गया, मोहम्मद वैश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2019 का केस है। इस केस में बता दिया गया कि अगर कोई अविवादित अभिलेख में अविवादित त्रुटि है तो राजस्व निरीक्षक उस त्रुटि को सुधार सकता है। उसके अलावा उपजिलाधिकारी और राजस्व निरीक्षण दोनों को किसी भी अभिलेख में प्रविष्टि त्रुटि त्रुटि प्रविष्ट हो गई है तो उसको सुधार करने का समवर्ती अधिकार है, दोनों को बराबर की अधिकारिता है। ठीक, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस सुधार को कार्यान्वित कर सकता है। अगले पेज पे चले हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 5959, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को भूमि आदि का सौंपा जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इसमें ईयर लिखा है 2009, 12, 14। इस तरह से ये सेक्शन हर लगभग एग्जाम में हर ईयर पूछा जाता है। ये HJS में आया है इतनी बार, PCSJ में ऑलमोस्ट हर साल ये पेपर मिलता है। क्योंकि पहले ये राजस्व संहिता थी ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता था? ये आता था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में भी ये धारा थी, और वहां पर धारा 117 और 117A थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में। यही 59 धारा जो थी 117 और 117A को रिजेंबल करती थी। अगर आपने 117 और 117A पढ़ी है जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा, तो ये आपको अपने आप याद होगी। नहीं है तो याद करें,
और इसके रिजेम्बलेंस को समझते चले, एक्ट में देखते चले कि कौन सी धारा आपको याद है। और अब उसका नंबर ज़रूर चेंज हो चुका होगा, क्योंकि जमींदारी अधिनियम में अलग धारा नंबर था, यहाँ पर मैटर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हम चेंजेस के साथ बिल्कुल अपडेटेड मैटर आपको दे रहे हैं। तो ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी कुछ और ढूंढने की, डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम आंख बंद करके पढ़िए, कोई त्रुटि नहीं है नोट्स में। क्या है ग्राम पंचायत, धारा 59, ग्राम पंचायतों और अन्य प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना। पहला पॉइंट, पहली उपधारा, राज्य सरकार विहित रीत से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार क्या करेगा, अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीज सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। ठीक, कि अधीक्षण, संरक्षण, इन सब के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, विशेष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई चीज का मतलब भूमि हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है, इसलिए भूमि ना कह के चीज इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, वस्तु इस्तेमाल किया है, वो राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण में अधिक या ग्राम पंचायत में सौंप सकती है। समझे कौन कौन सी भूमियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वो सब बताई गई उपधारा 2 में। अब उपधारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उपधारा को याद करिएगा, इतना क्वेश्चन बनता है इससे कि हर उपधारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ना छोड़े, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते आप। उपधारा 2 देखें, निम्नलिखित चीजें उपधारा 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं। अर्थात पहली बात, पहली चीज कौन सी है, किसी जोत या बाग भूमि के सिवाय भूमि जो खेती योग्य हो या ना हो। किसी का बाग है या जो खेती योग्य बाग भूमि है या जोत रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी भूमि के सिवाय कोई भी भूमि, चाहे वो खेती योग्य हो या ना हो, ठीक, वो क्या कर सकता है, सौंप सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है, ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चरागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, खलिहान को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है खलिहान, चक्रोड, सड़क की खंती लिखा है ये लास्ट में, ये सारी चीजें भी सौंपी जा सकती हैं। तीसरी, वन और मत्स्य क्षेत्र। चौथी, कोई ऐसा वृक्ष, पेड़ जो किसी बाग, जोत या आबादी क्षेत्र में ना हो, मतलब किसी का निजी व्यक्ति का वो बाग ना हो या कोई पेड़, जोत या पेड़ जो हो वो किसी निजी व्यक्ति का ना हो, तो वो सौंपा जा सकता है। पांचवी बात, हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, पगडंडी, ये सारी भी सौंपी जा सकती हैं। छठी बात, निखात निधि अधिनियम के अधीन संपत्ति जो राज्य सरकार से संबंधित है, जो भी संपत्ति निखात निधि अधिनियम के अंतर्गत आती है और राज्य सरकार से संबंधित है, वो भी सौंपी जा सकती है अधीक्षण वगैरह के लिए। तीसरी उपधारा क्या कह रही है, तीसरी उपधारा बताती है सौंपा हुआ समझा जाना से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संपत्तियां सौंपी हुई समझी जाती हैं, ये तो वहां पर ये पॉइंट काम आएगा। सौंपी जाती हैं तो आप सिर्फ उपधारा 1 और 2 लिख दें, आपका मैटर पर्याप्त हो जाएगा। सौंपी गई समझी, अगर समय है आपको आगे का लिखें, और सिर्फ सौंपी गई समझी गई है तो आपको 3 पॉइंट से स्टार्ट करना है, पॉइंट 3 लिखना है। देखें, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि ये आपको समझना ज़रूर पड़ेगा, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है उस हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि हम पूरा मैटर दे रहे हैं, एग्जाम में आप सब कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रेन तुरंत एकदम यूज करिएगा, उस हिसाब से लिखिए। तीसरा उपधारा कह रही है, निम्नलिखित भूमि या चीजों को जो
इस संहिता के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपा हुआ समझा जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं, नीचे वो चीजें लिख दी गई हैं। 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनमें उन संपत्तियों को प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण या ग्राम पंचायत को सौंपा हुआ समझा जाएगा। किस लिए? अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए। पहली कौन सी चीज है, पहली कौन सी संपत्ति है? ये पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम या अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो। वो संपत्ति जो ऐसे ही लिखिएगा, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम या अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इसका मतलब वो भी सौंपी गई समझी जाएगी। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए आप। दूसरा पॉइंट कह रहा है इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार कहते हैं चार्ज के अधीन रखी गई हो वो संपत्ति जो इस संहिता द्वारा निर्देशित कर दिया गया कोई अधिनियम हो के अधीन ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गई हो तो वो सौंपी जा सकती है, सौंपी गई समझी जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आई हो वो संपत्ति भी सौंपी हुई समझी जाएगी। इसमें एक केस लॉ है, जो केस दिया गया है इंपॉर्टेंट है। प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था। देखें क्या है निर्णय। धारा 59 की मतलब धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन आच्छादित भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अनुसार अधिमान क्रम में व्यक्तियों को आबादी स्थलों के आवंटन के प्रयोजन के लिए चिन्हित की जा सकती है। अभी यहाँ पर भी देखिए धारा इन्होंने इस्तेमाल की 64 और अगले अब हम पढ़ाएंगे सेक्शन 65, उसमें भी धारा 64 आई है। इसलिए हम बता दें आपको कि धारा 64 में बताया गया है आबादी स्थलों के आवंटन हेतु वरीयता क्रम। जो राज्य सरकार है वो जो गरीब लोग हैं या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको आबादी स्थल आवंटित करते हैं। और किस तरह से आवंटित किया जाता है, मतलब उनकी ज़रूरतें उनकी निर्धनता के अनुसार एक क्रम बनाया गया है। वो सारा क्रम दिया गया है 64 में, जिस क्रम में आबादी स्थल आवंटित किया जाएगा। ठीक, आपको पता होना चाहिए धारा 64 आबादी स्थल जो आवंटित होते सरकार की द्वारा उसका वरीयता क्रम दिया गया कि क्यों कौन पहले पाएगा कौन बाद में पाएगा। इससे रिलेटेड एक धारा और है 63, इसमें यह बताया कि कौन सी जमीन आवंटित की जाएगी आबादी स्थलों के लिए, मतलब रहने के लिए कौन सी जमीन जगह राज्य सरकार आवंटित करेगी वो बताया गया धारा 63 में। धाराएं जरूरी नहीं है मगर थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि धारा 63 और 64 अगले सेक्शन हम 65 में मतलब धारा 65 में यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने पहले से बता दिया। अब आ जाइए आप धारा 65 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है, 2009 में आई है और इससे पहले भी एग्जाम्स में आई है HGS में। आवंटी को धारा 65 है, आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी इससे रिलेटेड एक सेक्शन आएगा, हम बताएंगे आपको। पहले यहां पर देखें क्या मतलब है। जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में आवंटी से भिन्न
किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो वहां, ठीक, जिसको आवंटित किया गया उसके अलावा कोई आदमी उसको कब्जा किए हुए इस्तेमाल कर रहा है, वहां क्या करेगा उपजिलाधिकारी। देखें, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है, ठीक। और आवंटी के आवेदन पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाएगा। दोनों फर्क समझ लीजिए, स्वप्रेरणा से दिला सकता है, आवेदन कर रहा है तो दिलाएगा ही दिलाएगा। और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वो उचित समझे, ठीक। अगर नहीं कर रहा है खाली तो बल का प्रयोग भी करेगा उपजिलाधिकारी। उपधारा 2 में आ जाइए, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किए कराए जाने के पश्चात भूमि या उसके विभाग को किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है तो वहां वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा। मतलब एक बार बेदखल कर दिया गया, जो अधिभोगी था, जो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, उसके बाद फिर से आ गया है, फिर कब्जा किया है, अब उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जो कारावास होगा वो लगभग 2 वर्ष तक का हो सकेगा। आगे इसमें बताया गया है कि 3 माह से कम का नहीं होगा। आगे हम पेज पे चलते हैं, वहां हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। पिछले पेज पे आपने पढ़ा था कारावास जो है 2 वर्ष तक का हो सकता है, किंतु 3 मास से कम नहीं होगा, ठीक। और ऐसा जुर्माना भी किया जाएगा जो 3,000 रुपए तक का हो सकता है, ठीक। अब परंतु जोड़ दिया गया इसी में, परंतु न्यायालय दंड पारित करते समय अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए ये निर्देश दे सकता है कि ऐसा जुर्माना जो वसूल किया जाए का संपूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिए क्षति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे। कहने का मतलब है जो जुर्माना लगाया गया है उसका पूरा या कुछ भाग जो न्यायालय होगा वो आवंटी को दे दे, क्योंकि बेचारा ने भाग दौड़ की है, खर्चा किया है, तो उससे उसकी क्षतिपूर्ति हो सके, ऐसा वो दोष सिद्धि का निर्णय देते समय कहेगा, बताएगा, लिखेगा, अभिलिखित करेगा। धारा 3 क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, अच्छी बात है। चौथी बात, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी उपधारा 2 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध कैसा होगा, संज्ञेय और गैर जमानती होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, बहुत ही लंबी धारा है ये, धारा 67, शायद हमें लगता है सेक्शन इस संहिता की सबसे लंबी धारा है, क्योंकि इसका हर उपधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उपधारा से प्रश्न बनता है और लीडिंग केस भी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस धारा को बहुत ध्यान से पढ़ें समझें। ग्राम पंचायत, एक सेकंड, ये भी धारा कितनी बार आई है हम बता दें आपको, लिखा नहीं गया है यहाँ पर, 9 में आई है और भी एग्जाम्स में कई बार मतलब आई है, क्योंकि ये पहले राजस्व संहिता थी नहीं, तो जमींदारी से संबंधित जमींदारी विनाश से संबंधित आता था, उससे ये रिलेटेड थी, समझे। कोई भी धारा ऐसी नहीं पढ़ा रहे हैं जो अनइम्पोर्टेंट हो, भले ही जिस पे हमने ईयर ना लिखा हो या भूल गए हो तो आप ये ना समझे अनइम्पोर्टेंट है, सारी सेक्शंस इंपॉर्टेंट ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपको कोई छोड़ना नहीं है। क्या कहती है धारा 67, ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। क्या मतलब है, पहला पॉइंट देखें, पहली उदाहरण, जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि
उक्त उपबंधों के सिवाय किसी के अधिभोग में हो वहां यथास्थिति कौन कौन भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीत से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। कहने का मतलब समझ लीजिए, कोई भी संपत्ति जो स्थानीय प्राधिकरण में है या ग्राम पंचायत में है या सौंपी गई है, सौंपी गई समझी गई है, वहाँ उसका दुरुपयोग हो, क्षति हो या कोई ज़बरदस्ती कब्जा करे, तो ये लोग विहित रीत से सहायक कलेक्ट्रेट को सूचित करेंगे। फिर सहायक कलेक्ट्रेट क्या करेगा ये बताते हैं हम आगे के पेज में चलते हैं। देखिए उपधारा 1 में सहायक कलेक्ट्रेट को आपने सूचित कर दिया है। अब सहायक कलेक्ट्रेट का काम शुरू हो गया, वो क्या कर रहा है उपधारा 2 में देखें, जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उक्त संपत्ति पर कब्जा है, वहां वो संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक ना हो की वसूली की जाए और क्यों ना उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। ठीक, अब जो उप जिला अधिकारी जो है, सहायक कलेक्ट्रेट जो है, वो नोटिस देगा और नोटिस में उससे पूछेगा क्यों ना आपको बेदखल करें, क्यों ना आपसे प्रतिकर लें, जो कि निर्दिष्ट किया है कि इतना आप पे जुर्माना प्रतिकर लगना चाहिए, क्यों ना करें, इसका कारण दें। अब क्या होगा धारा 3 में, यदि ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा दे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया, ये दर्शाया लिखा है, थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया, दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्ट्रेट ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो और ये निर्देश दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की राशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। मतलब जो धनराशि या जो प्रतिकर वसूला जाए वो इस प्रकार वसूला जाए जैसे कि भू राजस्व वसूला जाता है, ऐसा आदेश करेगा सहायक कलेक्टर। धारा 4, ये इसलिए याद रखना है, जो आगे हम निर्णय पढ़ाएंगे उसमें उपधारा 3, 4 और 5 यही उपधाराएं आपको लिखना है निर्णय में, अगर आपके पास समय है तो, नहीं है तो जितना हमने लिखवाया उतना लिख दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है एग्जाम में और केस लॉ आपको बहुत शॉर्ट में लिख देना होता है। हम बताते हैं ट्रिक कैसे। उपधारा 4, यदि सहायक कलेक्ट्रेट की ये राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वो नोटिस को खारिज कर देगा। ठीक, आगे चले हम लोग उपधारा 5 में। उपधारा 5 क्या कह रही है देखें, उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्ट्रेट के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के 30 दिन के भीतर कलेक्ट्रेट को अपील कर सकता है। ठीक, सहायक कलेक्ट्रेट की अपील कहाँ होगी, कलेक्ट्रेट के पास होगी और आदेश की दिनांक से 30 दिन के भीतर 30 डेज के भीतर होगी। छठी और आखिरी उपधारा है, इस संहिता के अधीन रहते हुए सहायक कलेक्ट्रेट का आदेश उपधारा 5 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। कहने का मतलब है अगर अपील नहीं की गई है तो सहायक कलेक्ट्रेट का आदेश जो है वो अंतिम हो जाएगा। निर्णय समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। जाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है।
निर्णय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा राजस्व संहिता की धारा 67 की उपधारा 5 में किसी व्यक्ति को जो उपधारा 3 या 5 के अधीन सहायक कलेक्ट्रेट के आदेश से व्यथित हो के लिए उपचार का प्रावधान करती है। इन्होंने कहा कि जो राजस्व संहिता की धारा 5 है, इसमें देख अगर कोई व्यथित व्यक्ति है, सहायक कलेक्ट्रेट ने गलत निर्णय दे दिया है, उसे लग रहा है व्यक्ति को गलत निर्णय दिया गया है, तो वो जाए और कलेक्ट्रेट के पास अपील कर दे, उसको उसका रिलीफ मिल जाएगा। और चूंकि जैसा कि धारा 5 में कहा गया है कि जब अपील कब होगी, 30 दिन के भीतर होगी। 1-2 लाइन ये बढ़ा दीजिए, आपकी जो अपील होगी वो आपको जो व्यथित व्यक्ति है 30 दिन के अंदर अपील प्रस्तुत कर दे। इतना निर्णय लिख दे, ये सफिशियंट हो जाएगा। 4-6 लाइनें निर्णय भी लिख दे, निर्णय भी हो गया इसका। अब हमने थोड़ा सा बता दिया है राजस्व संहिता की जो धारा 59 है, ये 117 और 117A उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम से संबंधित है। धारा 65 जो है वो धारा 122D उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के सदृश है। उसके अलावा राजस्व संहिता की धारा 67 जो है वो धारा 122B उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा के सदृश है। ये आपको जो भी वेयर एक्ट होगा, जो भी चीज होगी, आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन सी धारा किसके समतुल्य है, सदृश है। यहाँ पर हमने चैनल लिख दिया, आप चाहे तो यूट्यूब पर डायरेक्ट डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। नीचे हमने अब किया क्या है एग्जैक्टली, एक ग्रुप स्टार्ट कर दिया है जहाँ पर आप लोग ज्वाइन होइए। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9450770672। और इसकी हमने बहुत नॉमिनल फीस, वैसे फीस आम बच्चों के लिए 1000 है, और जो आप लोग यूट्यूब से आएंगे उनके लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है। पूरा सिलेबस हम आपको मेंस का डिस्कस कराएंगे। बीच बीच में जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो फ़ोन पे आप हमसे कॉल करके पूछेंगे, हम आपको समय देंगे। और किस तरह से आपको तैयार करना है, किन किन दिनों में क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम आपको एक फ्रेम बना के देंगे जब आप ग्रुप से जुड़ेंगे। सारी चीज़ें आपको हम समझा सकेंगे फ़ोन पे कि किस तरह से आपको तैयारी जारी रखना है, कैसे करना है, कैसे इतने कम समय में आप टारगेट को अचीव करेंगे। ये सारी चीज़ें क्योंकि हम आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकते, तो हमारा चूँकि पर्सनल नंबर है ये, यहाँ पर आप कांटेक्ट करिए, ज्वाइन हो जाइए। सिर्फ 500 रुपये ले रहे हैं आपसे हम, वो भी इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको पूरा समय देंगे और फिर लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पर हम जो केस लॉज डिस्कस करेंगे, उनमें जो दुश्वारियाँ आएंगी वो क्लियर कर देंगे। या फिर आपके जो राइटिंग स्किल है उसको चेक करेंगे। आप जो आंसर राइट करके, आंसर लिख के हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, वो चेक करेंगे। तो काफ़ी इसमें हम आपके साथ काम करेंगे, हर जगह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आप कोशिश करिए, इस ग्रुप से जुड़ जाइए। इस नंबर पर कांटेक्ट करके 9450770672 जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। हमारा मकसद आप लोगों को सिलेक्शन देना है, सिलेक्शन लेना चाहिए आपको, सिलेक्शन दिलाएंगे हम। और अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही है, फीस से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई बात है, तो हमारे साथ डिस्कस करिए। फीस का बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेन सिलेक्शन का है। सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे जैसे हुई है, जैसे लीजिए। इसीलिए हम आपको बीच बीच में चाहेंगे ये इस नंबर पर आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो कि हम आपको बता सकें, प्रॉपर गाइड कर सके कि किस तरह से कहाँ पर चूक होती है एग्ज़ाम में, कहाँ गलतियाँ होती हैं, कौन सी गलतियाँ नहीं करती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड कर सकेंगे, बता सकेंगे। उसके अलावा सारे दोस्तों को ये मैटर शेयर करिए, आप सबको दीजिए मैटर, सबको फ़ायदा होना चाहिए, सारे लोग सिलेक्शन लें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अब हमने लोकल लॉज स्टार्ट कर दिए हैं। ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेंगे इतने अच्छे। हैंड रिटन नोट्स की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देते हैं, हर वीडियो के साथ दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले PDF को डाउनलोड कर लिया करिए, फिर हमारे मैटर को पढ़ा करिए, देखा करिए, सुना करिए, तब आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें और हमसे डिस्कस करें। Thank you for watching this.